नमस्कार। विश्व इतिहास के श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है विषय है उस पे चर्चा करने जा रहे हैं। राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशंस। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात राष्ट्र संघ की स्थापना एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। इस महायुद्ध से त्रस्त विश्व समुदाय ने भारी रक्तपात को देखा था और एक बड़े लंबे संघर्ष को देखा था। अब उन्होंने इस तथ्य पे विचार करना शुरू किया गया था कि भविष्य में इस प्रकार की जो पुनरावृत्ति है, इस प्रकार के जो युद्ध है, उसे कैसे रोका जाए, और ये उस समय की युग की मांग थी। अतः जब जनवरी 1919 में पेरिस का शांति सम्मेलन प्रारंभ हुआ, तो राष्ट्रसंघ के विषय पर सभी राष्ट्रों ने गंभीरतापूर्वक सोचना शुरू कर दिया, विचार करना शुरू कर दिया। राष्ट्रसंघ की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक आयोग की स्थापना की गई और उस आयोग के अध्यक्ष थे अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन, वुडरो विल्सन। राष्ट्रसंघ का विधान तैयार होने लगा। इस समय तक काफ़ी सारी योजनाएं बन चुकी थी, जैसे विल्सन के सहयोगी कर्नल हाउस, ब्रिटेन के लॉर्ड फिलिकीर तथा लॉर्ड सेसी, दक्षिण अफ्रीका के जनरल स्मर्ट्स आदि तरह तरह की योजनाएं बना चुके थे। और यह सभी योजनाएं और विल्सन के 14 सूत्रों को मिलाकर एक राष्ट्रसंघ की रूपरेखा तैयार की गई। 3 फरवरी को इन योजनाओं का मिलाकर राष्ट्रसंघ की एक रूपरेखा बनाई गई और 14 फरवरी को शांति सम्मेलन की आम सभा में इसे पेश किया गया और कुछ बहस के बाद आवश्यक संशोधनों के साथ राष्ट्रसंघ के विधान को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। और इस प्रकार 10 जनवरी 1920 को राष्ट्रसंघ वैधानिक रूप से स्थापित हुआ। आइए हम इसके उद्देश्यों के बारे में चर्चा करें कि किन शुरुआती उद्देश्यों को लेकर इसे स्थापित किया गया था और क्या यह अपने उद्देश्यों में सफल रहा, उसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। विश्व में शांति और सुरक्षा की स्थापना, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध की मांग थी, प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारी रक्तपात हुआ था उस समय, तो पहला ही उद्देश्य था कि प्रथम विश्व युद्ध की जो पुनरावृत्ति थी वो भविष्य में न हो। तो विश्व में शांति और सुरक्षा की जो स्थापना अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के द्वारा और दुनिया में होने वाले भावी युद्धों को रोकना इसका प्रथम और प्रमुख उद्देश्य था। दूसरा, जो सदस्य राष्ट्र थे उनमें शस्त्रों की होड़ को रोकना यानी निशस्त्रीकरण करना, पेरिस शांति सम्मेलन का पालन हो यह सुनिश्चित करना, राष्ट्रों के मध्य विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना।
द्वीप थे। दक्षिणी अफ्रीकी संघ को दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के क्षेत्र दिए गए, जापान को प्रशांत महासागर के उत्तर के प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया को दक्षिण के द्वीप दिए गए। इस प्रकार ये जो तुर्की और जर्मनी के जो उपनिवेश थे वो मैंडेट सिस्टम के अंतर्गत इन्होंने आपस में बांट ली। राष्ट्रसंघ के प्रमुख जो अंग थे वो प्रमुख थे 3 अंग थे, जिसमें साधारण सभा या असेंबली, दूसरा परिषद या काउंसिल और तीसरा सचिवालय। दो इसके अतिरिक्त 2 अन्य स्वायत्त शासी संगठन भी थे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। प्रथम हम चर्चा करेंगे साधारण सभा या असेंबली की। इस संघ के सभी सदस्य सम्मिलित थे इसमें। यह संघ का विचारशील जो अंग था, इसका मुख्य कार्य व्यवस्थापिका संबंधी कार्य था। प्रत्येक देश को एक मत देने का अधिकार था। निर्णय सर्वसम्मति से ही हो सकता था। सभा 2/3 बहुमत से नए सदस्यों का चुनाव करती थी। साधारण बहुमत से परिषद के 9 अस्थायी सदस्यों में से 3 प्रतिवर्ष चुनती थी और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करती थी। इसके अतिरिक्त सभा के कार्य अंतर्राष्ट्रीय हितों के सामान्य, राजनीतिक और आर्थिक और तकनीकी प्रश्नों पर विचार करना तथा अनुचित संधियों पर पुनर्विचार या परामर्श देना साधारण सभा के कार्य थे। साधारण सभा स्वतंत्र रूप से स्वयं कार्य नहीं कर सकती थी। इसका जो कार्य था सिर्फ परामर्श देने का कार्य था और सभा अपना कार्य मुख्यतः 6 स्थायी समितियों के माध्यम से करती थी। दूसरी हम बात करेंगे परिषद या काउंसिल की। इसकी सदस्यता सीमित थी। इसके संगठन का आधार महाशक्तियों की उच्चता का सिद्धांत था। इसके जो सदस्य थे वो 2 प्रकार के थे, स्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य। परिषद के जीवन काल में सदस्यों की संख्या लगातार बढ़ती रही। अमेरिका के सदस्य न बनने पर सन 1920 में स्थायी और अस्थायी सदस्यों में से 4-4 का अनुपात रह गया और सन 1939 में के बाद महाशक्तियों में से केवल ब्रिटेन और फ्रांस से को ही स्थायी सदस्य रह गए और सभी जो है हट गए। परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक मत होता था और किसी सदस्य को निषेधाधिकार वीटो पावर की शक्ति नहीं थी। परिषद का कार्य क्षेत्र विस्तृत था। यह विश्व शांति संबंधी जो किसी भी विषय पर विचार कर सकती थी। मेन जो इसका कार्य था विश्व शांति पर विचार करना। इसके मुख्य कार्य थे सचिवालय को निर्देश देना, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का प्रबंधन करना, निशस्त्रीकरण करना, आर्थिक मसलों को सुलझाना, अधिदेश अल्पसंख्यकों की संधियों और अन्य समझौतों का निरीक्षण करना, बाह्य आक्रमणों से सदस्य राष्ट्रों की जो प्रादेशिक अखंडता की रक्षा करना और अंतिम कार्य परिषद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था, लेकिन दुर्भाग्य से इस कार्य में राष्ट्रसंघ को कोई भी सफलता नहीं मिली। परिषद के अध्यक्ष का चुनाव वर्णमाला से होता था और परिषद अपने कार्य में सहायता हेतु जो है समितियों का गठन करती थी। इस प्रकार इसके जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट कह सकते हैं परिषद या कौंसिल की। तीसरे हम बात करेंगे सचिवालय की। जो सचिवालय है ये तीसरा महत्वपूर्ण अंग था। इसका प्रधान जो है महासचिव होता था और इसके अधीन 2 उप सचिव, 2 अवर सचिव तथा लगभग 750 अन्य कर्मचारी इसमें काम करते थे। सचिवालय कई भागों में विभक्त था और प्रत्येक भाग का एक निदेशक होता था। सचिवालय साधारण सभा और परिषद दोनों के लिए कार्य करता था और उसके कर्मचारियों को राष्ट्रीय निष्ठा से ऊपर उठकर अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से प्रेरित होकर कार्य करना होता था। इसका जो प्रमुख जो कार्य था उसके साथ साथ जो उसके प्रमुख कार्य
बहुत सारे जो ऐसे ये थे सारे, इनको राष्ट्रसंघ सुलझाने में असफल रहा और इसका मुख्य कारण ये था कि बड़े राष्ट्रों ने राष्ट्रसंघ के सिद्धांतों में विश्वास का ढोंग किया था और अपनी स्वार्थपूर्ण नीतियों का लगातार उन्होंने जारी किया था। कुछ राष्ट्रसंघ छोटे देशों के आपसी विवादों को सुलझाने में तो सफल रहा, लेकिन ये जो बड़े विवाद थे उनको सुलझाने में राष्ट्रसंघ पूर्णतः असफल रहा, लेकिन बहुत कुछ सीमा तक इसमें शांति का कार्य किया। अगर हम यहाँ पे असफलता की बात करें कि ऐसे क्या कारण थे, तो फर्स्ट में हमें गिनाना चाहूँगी कि यूएसए का असहयोग इसमें कहेंगे कि जिसने इसकी नींव रखी थी वो ही इसमें शामिल नहीं हुआ था। राष्ट्रसंघ की सीमित सदस्यता भी इसकी असफलता का प्रमुख कारण थी। आपसी देशों में मनमुटाव, आप जिसके सदस्य राष्ट्र थे वो आपस में ही लड़ते रहते थे। 1930 का आर्थिक संकट जिसकी वजह से राष्ट्रीयता की उग्र राष्ट्रीयतावाद की भावना पनपी और देश अपने आप में सिमट गए। साथ ही साथ निरंकुश शासक थे हिटलर, मुसोलिनी, जनरल फ्रैंको आदि का उद्देश्य भी राष्ट्रसंघ की सफलता का प्रमुख कारण है। राष्ट्रसंघ के संविधान में काफ़ी सारे दोष थे। अंतर्राष्ट्रीय सेवा भावना का अभाव, निःशस्त्रीकरण की जो है असफलता, काफ़ी सारे ऐसे कारण थे। महाशक्तियों का जो असहयोग था, उसकी वजह से इस राष्ट्र संघ की नींव कमज़ोर पड़ गई और ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसी महाशक्तियों ने भी अपनी संकीर्ण राष्ट्रीय हितों के नाम पर विश्व शांति, सुरक्षा और सद्भाव को उपेक्षित कर दिया। निष्कर्षतः सदस्य राष्ट्रों के असहयोग के कारण राष्ट्रसंघ विश्व शांति, सुरक्षा एवं न्याय के अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में पूर्णतः सफल नहीं हो पाया, नहीं हो सका। तथापि संघ ऐतिहासिक महत्व की एक महान संस्था के रूप में उभर कर सामने आया। इसने वैश्विक शांति, सुरक्षा तथा न्याय की दिशा में संपूर्ण संसार को सोचने के लिए बाध्य किया। इस वजह से वाल्टर के शब्दों में हम कहें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों, सिद्धांतों और संस्थाओं और पद्धतियों पे तथा इसकी प्रत्येक बात पर राष्ट्र संघ की स्पष्ट छाप है। वर्तमान संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण में राष्ट्र संघ ने बुनियादी भूमिका निभाई। तब तक के लिए नमस्कार।